हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्म्स में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लेकर हम लोगों ने समझा। गुड्स से लेकर कौन कौन से अकाउंटिंग के टाइमिंग पर अकाउंट इफेक्ट किए जाते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, स्टॉक अकाउंट, इन टर्म्स को अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है। आज इस वीडियो के अंदर अकाउंटिंग टर्म्स की दो मेजर टर्म्स को मैं ले रहा हूं। इन टर्म्स में प्रीवियस वीडियो में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमने समझा था कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस दो तरीके के आपके कौन सा होते हैं, चाहे उसको अपन कैश ट्रांजैक्शंस बोलें, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोलें। उसको अपन ने दो कैटेगरी में, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनको दो कैटेगरी में हमने क्लासिफाइड कर दिया, कैश ट्रांजैक्शन एंड कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आज दो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ रहे हैं। एक टर्म्स आएगी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हैं? अगर आपने क्रेडिट सेल किया है या सर्विस क्रेडिट में प्रोवाइड करी है तो उससे रिलेटेड जो अकाउंट इफेक्ट किए जाएंगे उनको ही ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? डेटर्स अकाउंट एंड आपके बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट। इसी प्रकार से अगर आपने क्रेडिट परचेज करी है और अगर आपने कौन सा सर्विस क्रेडिट में आपके कौन सा ली है तो उससे रिलेटेड जो अकाउंट इफेक्ट करेंगे उनको अपन ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स आपके कौन सा अकाउंट आते हैं। इनके बारे में अपन अभी इसी वीडियो के अंदर इन डिटेल समझेंगे। डेटर से रिलेटेड दो अकाउंट और अपन इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जिसमें बैड डेब्ट्स के बारे में अपन को समझना है कि बैड डेब्ट्स किसे कहते हैं और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करें आज की ये वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो अपन ने टर्म्स देखी है उसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। इन शॉर्ट मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है कि अगर आपने क्रेडिट सेल करी है या आपने कौन सा क्रेडिट में सर्विस प्रोवाइड करी है तो उससे रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं उनको कंबाइंडली हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। पर एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड रिसीवेबल रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन क्रेडिट। जब अपन क्रेडिट में ये दोनों चीजें, आप कौन सा क्रेडिट गुड सोल्ड कर रहे हैं, सर्विस क्रेडिट में किसी को दे रहे हैं, यानी पेमेंट अभी रिसीव नहीं हो रहा है, ये कब होगा? फ्यूचर में होगा। तो ऐसे आपके जो अकाउंट हम इफेक्ट करेंगे इनसे रिलेटेड, उन्हीं को हमने क्या कहा? ट्रेड रिसीवेबल्स। जनरली ट्रेड रिसीवेबल्स को समझने के लिए हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनसे रिलेटेड दो ही अकाउंट आते हैं। सबसे पहला अकाउंट आता है डेटर्स अकाउंट। अब ये डेटर्स अकाउंट क्या है, इस चीज को अपन समझें। द पर्सन और फर्म to whom goods have been sold on credit and service rendered on credit are called debtors। हम उस पर्सन को या उस आपके कौन सा पर्टिकुलर फर्म, कंसर्न, जो भी आपने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट में गुड सोल्ड किया है या क्रेडिट में सर्विस प्रोवाइड करी है, तो पर्टिकुलर पर्सन और फर्म, सोसाइटी, कंपनी, जिसको भी आपने क्रेडिट में दिया है वो कंसर्न हमारे लिए डेटर्स है। और ये डेटर्स तब तक है जब तक कि वो आपके कौन सा अमाउंट आपको पे नहीं कर देता। इट मींस डेटर्स वो पर्सन है, डेटर्स वो कंसर्न है जिसको अपन ने क्रेडिट में गुड सोल्ड किया है, जिसको अपन ने क्रेडिट में सर्विस प्रोवाइड करी है। तो वो पर्सन या कंसर्न हमारे बिजनेस के लिए डेटर्स हैं। और ये तब तक डेटर्स हैं जब तक ड्यू अमाउंट वो पे नहीं कर देते हैं। डेटर्स बिजनेस की करंट एसेट्स होते हैं। इस बात को बहुत आपको कौन सा याद रखना है। अब ये करंट एसेट्स क्या है, ये चीज मैं नेक्स्ट आपकी कौन सा वीडियो में डिटेलिंग से समझाऊंगा। बस अभी अपन यहां पर ये याद रख लें कि डेटर्स बिजनेस की करंट एसेट्स होते हैं। एक एग्जांपल लें कि गुड सोल्ड टू राम ₹5,000 ऑन क्रेडिट। अगर राम को आपने 5,000 रुपए का गुड सोल्ड किया है तो राम बिजनेस के लिए, हमारी कंसर्न के लिए
डेटर्स है, और ये तब तक डेटर्स रहेगा जब तक वो ये 5000 का अमाउंट हमें पे नहीं कर देता। तो डेटर्स आपके शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड अंडर द करंट एसेट्स। जो डेटर्स हैं उसको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर करंट एसेट्स के हेड के अंदर शो किया जाएगा। तो डेटर्स के बारे में मैं समझता हूं कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जिस पर्सन को अपन ने क्रेडिट में गुड सोल्ड किया है या क्रेडिट में सर्विस प्रोवाइड करी है उस पर्सन को ही हमने डेटर्स कहा, और ये तब तक डेटर्स रहेगा जब तक वो आपके कौन सा ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर देता। इसी में हम समझते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है, इसको लेकर एक पूरा चैप्टर बना हुआ है, हम इसके बारे में डिटेलिंग से आपके कौन सा वहां पर समझेंगे, बट यहां पर इन शॉर्ट इस टर्म के बारे में समझ लें। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन बाय द सेलर ऑफ गुड्स ऑन द बायर ऑफ द गुड्स डायरेक्टिंग टू पे द स्पेसिफिक अमाउंट एट अ फ्यूचर डेट। देखो, अगर हमने क्रेडिट गुड सोल्ड किया है किसी कस्टमर को और हम कस्टमर को जानते नहीं हैं, तो ऐसे केस में एक ये रिस्क रहती है कि पैसा फ्यूचर में मिलेगा का नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो सेलर है एक बिल प्रिपेयर करता है जिसमें ड्यू अमाउंट मेंशन होता है, ड्यू डेट आपके मेंशन होती है कि कितने टाइम पीरियड के बाद किस डेट को पेमेंट करना है, अमाउंट, डेट एंड पर्सन किसको पेमेंट करना है, इसके बारे में डिटेलिंग से उसके अंदर मेंशन होता है। और ये बिल प्रिपेयर करने के बाद वो परचेजर को गुड्स के साथ प्रोवाइड करता है, गुड्स को देता है गुड्स के साथ, और जो परचेजर है इस बिल को एक्सेप्ट करके वापस किसको दे देगा, सेलर को कर दे देगा। तो ये एक लीगल आपके कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई किसकी, बायर की। बायर की एक्सेप्टेंस आने के कारण से वो रिटर्न डॉक्यूमेंट अब एज ए प्रूफ आपके है सेलर के पास कि बायर ने गुड्स परचेज किया था, कितने टाइम की क्रेडिट के लिए किया था, किस डेट को पेमेंट करना था और कितना अमाउंट पेमेंट करना था। तो ये जो बिल आपके कौन सा एक्सेप्टेंस के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, और इसमें लिखा हुआ अमाउंट फ्यूचर में किसको रिसीव होगा, सेलर को रिसीव होगा, और देगा कौन, बायर पे करेगा। तो ये बिल्स रिसीवेबल है, इसको लेकर हम आगे अपन जाके बहुत डिटेलिंग से बात करेंगे। तो ये बिल्स रिसीवेबल हमें डेटर से ही रिसीव होता है, ये चीज आप समझ लें, क्योंकि डेटर्स को ही अपन ने क्रेडिट सोल्ड किया है, और डेटर्स अगर अपन को रिटर्न में एक्सेप्टेंस में के रूप में ये बिल एक्सेप्ट करके दे देता है तो यही बिल हमारे लिए क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। इस कारण से बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स को दोनों को ही क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स बोला जाता है। और बिल ऑफ आपके जो रिसीवेबल्स है ये भी हमारे बिजनेस की क्या है, करंट एसेट्स है। इसको भी बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स हेड्स के अंदर एज ए करंट एसेट्स के रूप में ही ट्रेड आपके रिसीवेबल्स के रूप में कंबाइंड मैनर में हम लोग शो करते हैं। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसी में नेक्स्ट देखें एक टर्म जो कि डेटर से रिलेटेड है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है, बैड डेब्ट्स इज द अमाउंट दैट हैज बीन इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर्स ड्यू टू डिस्प्यूट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर्स। जो डेटर्स है वो ड्यू अमाउंट जब तक हमको पे नहीं करेगा तब तक हमारे बिजनेस के लिए डेटर है, पर अगर ड्यू डेट पर डेटर्स आपके इस अमाउंट का पेमेंट नहीं करता या पेमेंट करने से मना कर देता है, ये अमाउंट हमको रिसीव होने की अब कोई उम्मीद नहीं है, तो ये अमाउंट फिर हमारे बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, बैड डेब्ट्स बन जाएगा, क्योंकि ये लॉस हो गया। अब जब वो देगा ही नहीं, मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो ड्यू अमाउंट अब आपके बैड डेटर्स की बजाय क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स कहलाएगा। तो उसके लिए जो अमाउंट अपन के इफेक्ट किया जाएगा वो है बैड डेब्ट्स अकाउंट, और ये बैड डेब्ट्स हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, और इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर हम मेंशन करेंगे। अब इस बैड डेब्ट्स से रिलेटेड एक और टर्म्स आती है, बैड डेब्ट्स रिकवर। कभी कभी ये होता है कि किसी जेन्युइन रीजन से डेटर्स पेमेंट नहीं कर पाया और हमने उसको बैड डेब्ट्स मान लिया। अब वही डेटर्स उसी आपके बैड डेब्ट्स के अमाउंट को अगर फ्यूचर में हमको पे करता है, यानी
फ्यूचर में अगर बैड डेब्ट अमाउंट हमको रिसीव होता है, रिकवर होता है, तो उसके लिए जो आपके कौन सा अकाउंट इफेक्ट किया जाएगा, वो अकाउंट होगा बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। अब जब हमने बैड डेब्ट हुआ तब लॉस माना, तो जब ये रिकवर होगा तो उसको क्या मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे। और जब इसको अपन प्रॉफिट मान रहे हैं तो इसको कहां पर शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अंदर इसको अपन मेंशन करेंगे। तो ये डेटर से रिलेटेड दो अकाउंट हैं। जनरल एंट्रीज के टाइमिंग पर हम इसको और डिटेलिंग से समझेंगे। अभी केवल अकाउंटिंग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि बैड डेब्ट्स क्या है और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या है। अब इसी में नेक्स्ट अपन टर्म को समझते हैं, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आपके ट्रेड रिसीवेबल्स का जस्ट उल्टा है। अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है या क्रेडिट में कोई सर्विस ली है तो उसका पेमेंट आपको कब करना पड़ेगा, फ्यूचर में करना पड़ेगा। और इसके से रिलेटेड जो अकाउंट अपन इफेक्ट करेंगे उन्हीं अकाउंट को क्या नाम दिया गया, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स रेफर टू द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेकन इन द नॉर्मल केस ऑफ बिजनेस ऑन क्रेडिट। अगर आपने कौन सा क्रेडिट परचेज किया है, अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है और सर्विस क्रेडिट में ली है, तो उससे रिलेटेड जो अकाउंट इफेक्ट करेंगे उसी को अपन ने ट्रेड पेबल्स के नाम से कहा। और इसमें जनरली कौन कौन से अकाउंट आएंगे, इसमें आएगा एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट और दूसरा आएगा बिल्स पेबल अकाउंट। तो पहले क्रेडिटर्स को समझें कि क्रेडिटर्स अकाउंट क्या है। क्रेडिटर आर द पर्सन ऑफ फर्म फ्रॉम होम वी हैव परचेज गुड्स एंड प्रोड्यूस सर्विसेज ऑन क्रेडिट। इसका मतलब यह हुआ कि हमने उस पर्सन को और फर्म को हम क्रेडिटर बोल रहे हैं जिनसे अपन ने क्रेडिट में परचेज किया है। जिस पर्सन से आपने क्रेडिट में परचेज किया या जिस फर्म या जिस कंसर्न से आपने सर्विस क्रेडिट में ली है, वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं। और तब तक क्रेडिटर्स हैं जब तक हम ड्यू अमाउंट का पेमेंट उन्हें नहीं कर देते हैं। तो क्रेडिटर्स का मतलब, अगर आपने गुड्स क्रेडिट में परचेज किया या सर्विस क्रेडिट में ली है तो वो पर्सन जिससे लिया है वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है। और तब तक क्रेडिटर्स रहेगा जब तक का इसको अपन ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर देते। और ये जनरली जो अपन ने क्रेडिट में परचेज किया है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। इस कारण से ये क्रेडिटर हमारे बिजनेस की करंट लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अपन ने किया है, दैट्स व्हाई ये हमारे लिए बिजनेस की लायबिलिटी है। क्योंकि पेमेंट कब करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, इसलिए लायबिलिटी है। और शॉर्ट टर्म पीरियड में करेंगे इसलिए करंट लायबिलिटी है। तो इन क्रेडिटर्स को हम आपके कौन सा एट द एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी हेड्स के अंदर मेंशन करेंगे। अब इसी क्रेडिटर्स को लेकर आप एक एग्जांपल देख लें। गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स एंड कंपनी वर्थ 10,000 रुपीज 3,000 हैव बीन पेड सो फार। X and company is still our creditor for 7,000। आपने 10,000 का गुड्स परचेज किया, 3,000 का पेमेंट किया, तो रिमेनिंग कितना अमाउंट है, 7,000। तो क्रेडिटर्स कितने रुपए से आपके अकाउंट ओपन होगा, 7,000 से। जितना अमाउंट पे आपका पेंडिंग है उस अमाउंट से ही आपके एक्स एंड कंपनी हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर। और ये तब तक क्रेडिटर है जब तक अपन पेमेंट नहीं कर देते। अब इसी में आप नेक्स्ट टर्म समझे बिल्स पेबल। जैसा कि अपन ने सेल्स को लेकर समझा था कि डेटर्स ने से अपन ने रिटर्न में एक आपके बिल साइन करा के लिया, तो वो था बिल्स रिसीवेबल। अब ऐसे ही हमने यहां पर गुड्स परचेज किया है तो हम सेलर को एक बिल एक्सेप्ट करके देंगे कि हमने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया, इतने टाइम पीरियड के लिए परचेज किया, इतने अमाउंट का किया और इसका पेमेंट पर्टिकुलर डेट को हम पे करेंगे। ऐसा एक लैंग्वेज कौन लिख कर देगा, सेलर एक बिल प्रिपेयर करेगा, वो बिल हमको देगा, हम उस बिल को एक्सेप्ट करके वापस किसको दे देंगे, सेलर को दे देंगे। तो ये बिल्स हमारे लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। क्यों, क्योंकि हमने एक्सेप्ट करके दिया है कि हम पे करेंगे। तो उस केस में ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। तो बिल्स पेबल को अपन क्या बोलेंगे, द बायर ऑफ द गुड्स और सर्विस हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द सेलर ऑफ गुड्स become drawee of the bill. On the acceptance of the bill of exchange, it become bills payable for the buyer
ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये जो जैसे ही अपन ने एक्सेप्ट किया, लिखेगा सेलर, हमारे पे लिखेगा बिल, और हम उस बिल को एक्सेप्ट करके वापस किसको देंगे, सेलर को देंगे। तो ये बिल हमारे लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ अमाउंट हमको फ्यूचर में क्या करना है, पे करना है। दैट्स व्हाई ये क्या है, बिल्स पेबल। तो अब बात ये आ रही है कि बिल्स पेबल क्या है। हम क्रेडिटर को जो बिल आपके कौन सा एक्सेप्ट करके दे रहे हैं बिल, वही हमारे लिए क्या है, बिल्स पेबल है। और ये लायबिलिटी है क्योंकि अपन को फ्यूचर में क्या करना है, पे करना है। और कौन सी लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म पीरियड में पे करना है, तो ये करंट आपकी कौन सा लायबिलिटी है। इसको भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर करंट लायबिलिटी हेड के अंदर मेंशन किया जाएगा। तो ट्रेड पेबल्स का मतलब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जो दोनों अकाउंट हैं, उन दोनों को ही कंबाइंड मैनर में हम क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो अपन ने कौन सा इस वीडियो में लिया है। आज एक और अपन टर्म्स पढ़ रहे हैं ऑनर से रिलेटेड, जो आपकी टर्म्स हैं ऑनर अकाउंट एंड प्रोप्राइटर अकाउंट। बुक्स में ऑनर का नाम मेंशन नहीं किया जाता, उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट अपन कौन सा बुक्स के अंदर इफेक्ट करते हैं। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। अगर ऑनर के नाम से अपन ने कौन सा केवल नाम से अकाउंट इफेक्ट किया, तो वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की कैटेगरी में चल जाएगा। जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं वो दो कैटेगरी में हम क्लासिफाइड करते हैं, डेटर्स एंड कौन सा, क्रेडिटर्स। अगर अपन ने ऑनर का भी नाम ऑर्डिनरी नेम से कौन सा मेंशन कर दिया, तो ये आपके कौन सा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर चला जाएगा। इस कारण से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इनका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसको नाम दिया कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉविंग्स अकाउंट। इसको अपन इंडिविजुअली समझें। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, कैपिटल किसे कहा जाए, इफ इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। Amount may be in the form of cash, goods and assets. It is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business. बिजनेस के ऑनर ने अपने पास से बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए जो आपके कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, चाहे वो किस फॉर्म में हो, कैश के फॉर्म में हो, गुड्स के रूप में हो या एसेट्स के रूप में हो, उसका टोटल अमाउंट ही कैपिटल कहलाता है। ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में ये अमाउंट रिसीव हुआ है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। और ये कैपिटल अकाउंट हमारे बिजनेस की क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, आगे जाके जब अपन प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस कर दें तो हमारे को ऑनर का अमाउंट कितना है, ऑनर इक्विटी कितनी हमको पता पड़ जाता है। कैपिटल उसी को बोलते हैं और वो कैपिटल का अमाउंट पता पड़ जाएगा। तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या जाता है, कैपिटल। कैपिटल के कुछ एग्जांपल्स के रूप में अपन देखें, इसके कई नामों से अपन जानते हैं। ऑनर इक्विटी भी बोलते हैं, नेट वर्थ भी बोलते हैं, नेट एसेट्स भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी भी बोलते हैं। राम स्टार्टेड विद 1 लाख रुपीज कैश, 20,000 आपके फर्नीचर एंड 40,000 ऑफ गुड्स। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तीनों चीजों का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसमें बिजनेस की कैपिटल क्या कहलाएगी। हम बिजनेस की बुक्स में राम के नाम से कोई अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। राम बिजनेस का ऑनर है, बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम उसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ओपन करेंगे और वो कौन सा अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए से कैपिटल अकाउंट ओपन करें, तो कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था ऑनर अपने पास से जो बिजनेस में इन्वेस्ट करे। उसने क्या क्या इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया, गुड्स इन्वेस्ट किया, फर्नीचर इन्वेस्ट किया, तो इसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 1,60,000। यही आपके बिजनेस की क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। अब इसका एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं क्योंकि इसको और समझने की अभी जरूरत है। राम इन्वेस्टेड इन बिजनेस 1 लाख फ्रॉम हिमसेल्फ एंड 80,000 आपके रुपीज विच आपके ऑइंग फ्रॉम हिज वाइफ। देखो अब यहां पर राम जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो दो तरीके का है। 1 लाख तो वो खुद अपने पास से कर रहा है और 80,000 रुपए पत्नी से उधार लेके बिजनेस में लगा रहा है। यानी उसने लगाया तो 1,80,000, पर खुद के पास से कितना लगाया,
सेल्फ उसने आपके जो इन्वेस्ट किया है वो है 1 लाख, और अपनी पत्नी से जो उधार लिया है वो 80,000 रुपए लिए हैं। तो अब यहां पर कैपिटल कितनी काउंट करेंगे, 180 या आपके 1 लाख रुपीस। आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि वाइफ तो उसी की है तो उसका पैसा भी उसका होगा। पैसे के मामले में कोई वाइफ नहीं चलता है, पैसा तो वाइफ को वापस से रिटर्न देना है। तो यहां पर कैपिटल केवल 1 लाख रुपीस ही कहलाएगी। तो कैपिटल कौन सा अमाउंट होगा, जो ऑनर ने खुद ने इन्वेस्ट किया, और ऑनर ने कितना इन्वेस्ट किया, 1 लाख। तो कैपिटल केवल 1 लाख है। तो जो वाइफ से जो 80,000 रुपए लेकर बिजनेस में लगाए वो क्या चीज है, तो उसको एज ए लोन के रूप में अपन ट्रीट करेंगे, और ये वाइफ लोन के नाम से आप चाहें तो अकाउंट खोल दें, और ये हमारे बिजनेस की क्या कहलाएगी, लायबिलिटी। तो कैपिटल जो है वो आपके कौन सा, ऑनर इक्विटी के रूप में हो जाएगा, और जो पत्नी से उधार लेकर लगाया वो वाइफ लोन के नाम से आएगा, वो कैपिटल का अमाउंट नहीं है। इसी बात को तुमको मैंने यहां पर समझाने के लिए एग्जांपल आपको दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो कैपिटल का मतलब क्या समझा आपने, कैपिटल का मतलब अपन ने समझा कि ऑनर अपने पास से बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए जो आपके इन्वेस्टमेंट करता है वही कैपिटल कहलाता है। ये इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में हो सकता है, कैश के, गुड्स के, एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है। इसका कलेक्टिव अमाउंट ही क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। चलिए अब इसमें ऑनर से रिलेटेड एक और अकाउंट को अपन समझते हैं, और वो अमाउंट आपके कौन सा अकाउंट कौन सा है, ड्रॉविंग्स अकाउंट। इसी का अपोजिट देखें, अगर ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो तो कैपिटल है, पर अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से अगर कोई आपके कौन सा अमाउंट, कैश, गुड्स विड्रॉ करता है तो ऐसे आपके कौन सा अमाउंट को हम ड्रॉविंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉविंग्स का मतलब क्या है, एनी कैश एंड वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्रॉविंग्स। Total drawings amount always deduct from capital account at the end of the every year to find out the net capital of the business। देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट भी ऑनर से रिलेटेड अकाउंट है, ऑनर का ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। बिजनेस से अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए चाहे तो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, तो उस अमाउंट को ही क्या नाम दिया है, ड्रॉइंग्स का नाम दिया है। पर एट द एंड, साल के एंड में हम ये देखेंगे कि नेट कैपिटल ऑनर को कितनी देनी है, वो कैसे फाइंड आउट होगी। कैपिटल में से टोटल ड्रॉइंग्स को माइनस कर देंगे। ऑनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो कैपिटल, और जो पर्सनल यूज के लिए साल भर में निकाला वो ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल में से ड्रॉइंग्स को माइनस करेंगे तो नेट अमाउंट जो बचेगा वही कहलाएगी नेट कैपिटल। तो ड्रॉइंग्स एट द एंड आप कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ड्रॉइंग्स बिजनेस की करंट एसेट्स होती है। क्या होती है, करंट एसेट्स। इस चीज को भी आप लोगों को यहां पर याद रखना है। कि एग्जांपल के रूप में मैं इसको समझा रहा हूं, कैश 20,000 एंड 15,000 ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। अगर ऑनर ने बिजनेस से 20,000 15,000 रुपए का 20,000 कैश, 15,000 रुपए का गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाला है, तो ये आपकी क्या कहलाएगा, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, कैश एंड गुड जो उसने विड्रॉ किया है दोनों का अमाउंट अपन ऐड कर देंगे, कुल कितना 35,000 का ड्रॉइंग्स कहलाएगा। अब एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पर और लिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। स्कूल फीस आपके 25,000 रुपीज ऑफ ऑनर सन पैड आपके फ्रॉम कौन सा बिजनेस। ऑनर ने अपने बच्चे की स्कूल फीस 25,000 रुपए बिजनेस से पेमेंट कर दी। बच्चे की स्कूल फीस एक प्राइवेट एक्सपेंसेज है, यानी पर्सनल एक्सपेंसेज है, तो उसका पेमेंट आपने बिजनेस से किया है, तो ये अमाउंट भी ड्रॉइंग्स की कैटेगरी के अंदर आता है, और इसके लिए ड्रॉइंग्स अकाउंट अपन इफेक्ट करेंगे 25,000 रुपीज से। इसी का एक और एग्जांपल मैं आपको और समझा रहा हूं ताकि आपको पता पड़ जाए कि पर्सनल एक्सपेंडिचर जहां आएगा वहां ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा। मोटर कार ऑफ बिजनेस 50% टाइम यूज बाय ऑनर्स वाइफ, एनुअल कार एक्सपेंसेस कितना है 30,000। बिजनेस की कार है, एनुअल खर्चा 30,000 आ रहा है, और आधे टाइम तो उसकी पत्नी लेके घूम रही है। तो प्रश्न आ रहा है कि बिजनेस का खर्चा कितना काउंट करें, साल भर में खर्चा कितना आया 30,000 रुपए का, पर आधे टाइम उसकी वाइफ ने उसको कौन सा काम में लिया है, तो इसी एक्सपेंसेस का 50% पार्ट ड्रॉइंग से और 50% बिजनेस का क्या माना जाएगा, एक्सपेंसेस माना जाएगा।
तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट 50% है, यानी 30,000 का हाफ 15,000 रुपए, और जो कार एक्सपेंसेज बिजनेस का एक्सपेंसेज है वो भी कितना माना जाएगा, 50%, कितने रुपए का, 15,000 रुपीज। तो ऑनर से रिलेटेड उसका नाम अकाउंट में अपन को मेंशन नहीं करना है, उससे रिलेटेड दो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट इफेक्ट करने, कैपिटल अकाउंट एंड कौन सा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो कैपिटल, और पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो कौन सा अकाउंट आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा। आज की ये दोनों आपके टर्म्स को समझने के बाद अब जो नेक्स्ट अपनी जो वीडियो है वो आपके कौन सा, हम एसेट्स को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइप ऑफ एसेट्स को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं। पर आपसे मैं एक बार कह दूं कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन को कौन सा प्रेस करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने जो सोशल नेटवर्क पर भी इसको क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।